दिल में है जो बात होठों पे आने दे, दिल में है जो बात होठों पे आने दे, मुझे मुझे जज्बातों की लहरों में खो जाने दे। अरे मुझे जज्बातों की लहरों में खो जाने दे। आदि आदि हो चुका हूँ मैं तेरी निगाहों का, आदि हो चुका हूँ मैं तेरी निगाहों का, अपनी निगाहों के समंदर में डूब जाने दे। दोस्तों, साथियों, मित्रों, संगातियों, हम लोगों ने पिछले सेकेंड पार्ट में पढ़ा था कि कृष्ण प्रथम तक इस दक्षिण भारत के इतिहास में अध्ययन कर चुका था। कृष्ण प्रथम के बाद कृष्ण प्रथम जो था वह 756 ईस्वी से 773 ईस्वी तक दक्षिण भारत के इतिहास में राष्ट्रकूट वंश पर शासन किया। इसके बाद जो कृष्ण प्रथम था, इसके दो पुत्र हुए। एक का नाम, बड़े पुत्र का नाम गोविंद द्वितीय और छोटे पुत्र का नाम ध्रुव था। तो यहाँ पर एक बात ये बता दें कि जो छोटा पुत्र ध्रुव था, इससे पहले एक बड़ा पुत्र था गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय था अपने पिता की मृत्यु के बाद कृष्ण प्रथम के, वह राष्ट्रकूट के सिंहासन पर बैठा और बैठने के बाद वह लगभग 700 वर्षों तक विलासितापूर्ण यानी प्रजा के समक्ष उदासीनता का भाव रखते हुए शासन किया। इससे उपकर जनता ने जो था ध्रुव को शासक चुनने का निर्णय लिया। तो दोनों भाइयों में, ध्रुव और गोविंद द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में गोविंद द्वितीय जो था अपने सहयोगी के रूप में गंग वंश, काशी के पल्लव वंश और वेंगी के चालुक्य वंशों को अपने साथ लेकर ध्रुव से धारावर्ष से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद इसका परिणाम यह निकला कि गोविंद द्वितीय को ध्रुव ने मार दिया और लगभग इसके राज्य पर यह अधिकार कर लिया। और गोविंद द्वितीय ने 773 ईस्वी से 780 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश पर शासन किया। इसके बाद ध्रुव धारावर्ष जो कृष्ण प्रथम का छोटा पुत्र बेटा था वह आ गया और 780 ईस्वी से 783 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 13 वर्षों। 780 ईस्वी से 783 ईस्वी तक शासन किया। 780 ईस्वी से 793 ईस्वी, 83 नहीं, 93 ईस्वी तक यह शासन किया, यानी लगभग 13 वर्षों तक ये शासन किया। तो ध्रुव जो था, इसके भी 4 पुत्र हुए, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। मान देखते हैं कि जब ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा तो बैठने के बाद ध्रुव ने कई युद्ध किए, जिसमें से सभी युद्ध आएंगे अभी। तो युद्ध करने के बाद जो ध्रुव ने उपाधि धारण की वह निरुपम, श्री वल्लभ, काली वल्लभ, धारावर्ष, ये सब उपाधियां थी। काली वल्लभ, तो यहाँ पर जो निरुपम है, इन सब उपाधियों का मतलब क्या होता है? निरुपम जो मतलब अतुलनीय, सराहनीय जिसको कहेंगे, यानी जिसका कोई जोड़ नहीं है, यानी बेजोड़। तू तबाड़ू बेजोड़, तू हर नहीं के कौन जोड़, उगे वाला बेजोड़। धारावर्ष जो धारावर्ष पृथ्वी के वर्ष, संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने वाले को धारावर्ष। काली वल्लभ मतलब राजा, मालिक इस पृथ्वी का। श्री मतलब कि लक्ष्मी, वल्लभ मतलब कि मालिक, यानी लक्ष्मी का मालिक, यानी पूरे संपूर्ण धन का मालिक। काली वल्लभ मतलब कि काली माई का इसका पुत्र, इसका भक्त था काली माई का। तो ध्रुव धारावर्ष ने जो गोविंद के सहयोगी थे, यानी जो उसके साथ रहकर आक्रमण किए थे उसके ओर से, गोविंद द्वितीय के, इसके विरुद्ध ध्रुव के, अब उनको गोविंद द्वितीय के सहायकों को जो आक्रमण तथा अधिकार
मतलब कहने का मतलब क्या है इसका कि जो उनके सहयोगी थे उन पर अब आक्रमण करने के लिए ही ध्रुव तैयारी करने लगा। तो तैयारी करने लगा और अपना संगठित एक सेना बनाकर सबसे पहले उसने गंगवंश जो कर्नाटक में गंगवंश शासन करते थे उस समय, जिस समय ध्रुव शासन कर रहा था। गंगवंश कर्नाटक में शासन कर रहे थे। तो गंगवंश के शासक राजा शिवमार द्वितीय पर सबसे पहले ध्रुव ने आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। आक्रमण करने के बाद पराजित कर दिया तो उसके राज्य को अपने राज्य राष्ट्रकूट वंश में मिला लिया और वहां के शासक अस्तंभ को नियुक्त किया। अस्तंभ जो था इसका ध्रुव का दूसरा बेटा था, पहला बेटा कर्क था जो इसके शासनकाल में ही मर गया था। और आगे दो बेटे का नाम बताएंगे अभी। फिर इसके बाद गंगवंश पर आक्रमण करने के बाद ध्रुव ने कांची मतलब कांचीपुरम जो तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है, वही कांची जो पहले भी था और आज भी है। तो कांची के पल्लव राजवंश पर इसके बाद गंगवंश पर आक्रमण करने के बाद ध्रुव ने आक्रमण किया। तो उस समय कांची के पल्लव वंश पर दंती वर्मा नाम का एक शासक शासन कर रहा था। तो इसके ऊपर जब ध्रुव ने आक्रमण किया तो दंती वर्मा भी पराजित हो गया। तो जब पराजित हो गया दंती वर्मा, तो राधनपुर अभिलेख में यह बताया गया है कि इससे एक वास्तविक समुद्र और दूसरा सेनाओं के बीच घिरे हुए समुद्र से घिरकर दंती वर्मा भयभीत हो गया और अपने सेना में से बहुत से हाथियों को ध्रुव को भेंट में दे दिया। राधनपुर अभिलेख यह बताता है कि यहाँ पर आया राधनपुर अभिलेख। जो राधनपुर अभिलेख है यह गुजरात से मिला हुआ है। यानी कहने का मतलब कि जितने भी अभिलेख, स्तंभ लेख, प्रशस्ति, ताम्रपत्र लेख, यह सब जितने भी होते हैं वह किसी न किसी के जगह है या स्थान के नाम पर ही रखे होते हैं। तो राधनपुर जो नाम है यह स्थान का नाम है। राधनपुर जो है यह जगह गुजरात में स्थित है। तो फिर इसके बाद कांची के पल्लव वंश पर आक्रमण करने के बाद ध्रुव ने वेंगी के चालुक्य मतलब कि जो पूर्वी चालुक्य हो उनको वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। और यह आंध्र प्रदेश में शासन करते थे। आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत का जो राज्य आंध्र प्रदेश है उसमें वेंगी के चालुक्य शासन कर रहे थे। इसका उस समय जब ध्रुव शासन कर रहा था तो उस समय वेंगी के चालुक्य वंश पर शासन करने वाला शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ था। और विष्णुवर्धन चतुर्थ पर आक्रमण करने के बाद ध्रुव ने विष्णुवर्धन चतुर्थ को भी पराजित कर दिया और उसका सारा साम्राज्य अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद सिलिगुड़ी पर अधिकार कर लिया ध्रुव ने। यह भी आंध्र प्रदेश में ही था। तो जब ध्रुव ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ मजबूत कर ली तो यह उत्तर भारत की ओर बढ़ा। उत्तर भारत में उस समय प्रतिहार वंश के शासक मालवा तथा राजपुताना में जो शासन कर रहे थे, यह भी जो मालवा राजपुताना है यह गुजरात में स्थित है। मालवा और राजपुताना के क्षेत्र पर शासन कर रहे थे उस समय प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज और पल्लव वंश के शासक प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज और पल्लव वंश के शासक जो थे वह धर्मपाल थे। तो यह दोनों जो शासक थे, बंगाल का पाल वंश जो है, बंगाल का शासक धर्मपाल था और प्रतिहार वंश का शासक गुजरात का शासक जो वत्सराज था। तो ये दोनों जो शासक राजा थे, इन दोनों की दृष्टि कन्नौज राज्य जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कन्नौज जिला, उस पर पड़ी हुई थी इन दोनों राजाओं की दृष्टि। क्योंकि उस समय एक इंद्रायुध नामक शासक कन्नौज पर राज कर रहा था जो बहुत ही कमजोर शासक था। वो अपनी शक्ति सुदृढ़ नहीं कर सकता था इन राजाओं की अपेक्षा। तो सबसे पहले वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इंद्रयुध को पराजित करके इंद्रायुध को पराजित कर दिया और वहां पर
अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद देखा कि जब वत्सराज कन्नौज पर अधिकार कर लिया तो धर्मपाल ने इंदिरा युद्ध के भाई या संबंधी कर सकते हैं, चक्रा युद्ध को लेकर कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए गया। लेकिन आक्रमण जब किया धर्मपाल ने कन्नौज राज्य पर, कन्नौज क्षेत्र पर, तो वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। इसी बीच जब इन दोनों का युद्ध चल रहा था तो इसी बीच दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजा शासक उत्तर भारत के इतिहास में प्रवेश किया। यानी वत्सराज और धर्मपाल के युद्ध के बीच में प्रवेश किया। इसके बाद जब प्रवेश किया तो ध्रुव ने सबसे पहले वत्सराज पर आक्रमण किया, जो राधापुर अभिलेख में उल्लिखित है कि वत्सराज पर आक्रमण किया और उसे बुरी तरह से पराजित किया। पराजित करने के बाद ध्रुव ने जो दो राज छत्र थे, यानी दो राज अवस्तंभ कह सकते हैं उसको, कि उनको वत्सराज से छीन लिया और गौड़ नरेश में जो सेनाएं थी उनको भी, नरेश से जो वत्सराज ने सेनाओं को छीना था उनको भी अपने अधीन कर लिया। फिर इसके बाद ध्रुव ने धर्मपाल पर युद्ध किया और उसे भी पराजित कर दिया, धराशायी कर दिया। लेकिन जो ध्रुव था इसका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार या अपनी शक्ति को बढ़ाना नहीं था। इसने केवल यहाँ से धन संपत्ति को लूटकर स्वदेश अपने लौट गया। यानी कह सकते हैं कि यह एक शक्तिशाली, पराक्रमी, बलवान राजा था। संजन लेख में बताया गया है कि ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया है, संजन लेख। तो यहाँ पर तो यहाँ तक ध्रुव का शासन काल रहा है। फिर इसके बाद आता है गोविंद तृतीय जो है ध्रुव धारावर्ष का पुत्र है। गोविंद तृतीय यानी गोविंद जो ध्रुव है इसके 4 पुत्र थे। पहले का नाम था कर्क, दूसरे का नाम था अवस्तंभ और तीसरे का नाम था गोविंद तृतीय और चौथे का नाम था इंद्र। यानी 4 पुत्र थे, जिसमें से एक तो पहले मर गया था, 2 बचे थे। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गोविंद तृतीय के साथ। जय हिंद, जय भारत।